चलो ध्यान दोगे। आज के सेशन में हम स्टार्ट करने वाले न्यू चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। अब ध्यान देना, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोग कवर करने वाले हैं। तो बेसिकली सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग तीन तीन टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं। एक होता है एडजॉर्प्शन, क्या होता है, ठीक है। एक टॉपिक रहेगा एडजॉर्प्शन, ठीक है। जब एडजॉर्प्शन कवर करेंगे तो थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू आपको देंगे अब्जॉर्प्शन का। तो एडजॉर्प्शन के साथ हम अब्जॉर्प्शन को भी थोड़ा सा कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट टॉपिक है अपना कैटालिसिस रहेगा, ठीक है। एडजॉर्प्शन, कैटालिसिस, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कोलाइड्स। तो बेसिकली तीन टॉपिक को हमको सरफेस केमिस्ट्री में स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एडजॉर्प्शन से। तो सबसे पहले अपना स्टार्ट होगा टॉपिक एडजॉर्प्शन क्या होता है और अब्जॉर्प्शन क्या होता है। तो ध्यान देना, तो ये सारा स्टोरी एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देना, आपके पास हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या करेंगे, जो आप लोग स्कूल में जो देखोगे चौक यूज होता है ना, चौक, उस चौक को लेंगे और इंक वाटर में डाल देंगे। यानी वाटर जिसमें इंक को हम लोग ऑलरेडी डिजॉल्व करके रखा हुआ है, तो इसको इंक वाटर में डाल दिया गया, ठीक। और उसको थोड़ी देर के लिए आप छोड़ दो। जब उसे थोड़े टाइम बाद जब उसे देखोगे आप, तो होगा क्या, आप क्या करना, जो चौक था आपके पास, उस चौक को ब्रेक करना, ठीक है। एक चौक था आपके पास, इस चौक को ब्रेक करना, ठीक है। तो चौक को अगर मान लेते हैं कि बीच से हम ब्रेक कर रहे हैं, यहाँ से तोड़ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ जो क्रॉस सेक्शन है ना, ब्रेक करने वाला जो क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन को देखेंगे। तो ब्रेक करने के बाद जो उसका एरिया क्रॉस सेक्शन है, उसको हम देखना चाहते हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये आपका चौक का एरिया क्रॉस सेक्शन है, ठीक। जिसको देखोगे आप, ध्यान देना, आपको दिखेगा कि इसमें दो चीज, आप सॉल्यूशन में दो दो कंपोनेंट था, एक था वाटर था और दूसरा पर इंक था, ठीक है। वाटर था और दूसरा क्या था बच्चा, आपके पास इंक था, ठीक है। अब ध्यान देंगे, अब गौर करना, जब वो वाटर को देखोगे तो वाटर गौर करना, आपके सिस्टम में यानी आपके चौक के हर पोर्शन में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो वाटर जो है, वाटर आपके सिस्टम में क्या है, चौक में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो वाटर को अगर मैं येलो कलर से दिखाते हैं, तो येलो कलर यानी वाटर को रिप्रेजेंट करता है, तो येलो कलर हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। यानी चौक का आउटर बाउंड्री पे, इनर बाउंड्री पे, सेंटर पे, हर जगह आपका वाटर हर जगह इक्वली पहुंचा रहेगा, ठीक है। तो वाटर क्या होता है, वाटर का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वाटर यूनिफॉर्मली क्या हो, हर जगह आपको दिखेगा, ठीक है। समझा ना। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, इंक, ठीक। इंक के बारे में देखेंगे। तो आपके चौक में ठीक है, अपने चौक में क्या होगा, आउटर बाउंड्री पे ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे ज्यादा होगा,
इंक देखोगे तो यहाँ पे आउटर बॉन्ड पे क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा, और जैसे सब सेंटर की तरफ मूव करते हो ना, इंक का जो प्रोपोर्शन है क्या होगा, वो घटना स्टार्ट कर देगा, वो घटना स्टार्ट कर देगा। तो इंक किस तरह से चौक के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा और वाटर से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो वाटर वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। वाटर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और जो इंक होगा इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। सरफेस पे ज़्यादा होगा, और बल्क बल्क मतलब विद इन द बॉडी क्या होगा, उसका अमाउंट क्या होगा, घटना स्टार्ट करेगा, क्या होगा, घटना स्टार्ट करेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, वही चीज़ समझाया हुआ है। जो डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, और जो इंक होता है, इंक का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा, सरफेस पे ज़्यादा होगा, और बॉडी के अंदर क्या होगा, कम होगा, बॉडी के अंदर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ध्यान देना, जो वाटर हुआ ऐसा बोला गया है कि वाटर वाटर जो होता है, वाटर अब्जॉर्ब हो रहा है, तो वाटर का अब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, और इंक का क्या हो रहा है, इंक का, ठीक है, वाटर का अब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक, और इंक का हो रहा है एडजॉर्प्शन। तो इंक जो है नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस पे ज़्यादा होगा, और बल्क में यानी विद इन द बॉडी क्या होगा, जैसे से हम बॉडी के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, उसका अमाउंट क्या होगा, घटना स्टार्ट कर रहा है। हम बोल रहे हैं कि इंक का क्या होगा, इंक का हो रहा है एडजॉर्प्शन। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको बस एग्जांपल थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान दोगे, अगर हम बात करते हैं अब्जॉर्प्शन का, तो अब्जॉर्प्शन जो होता है एक बल्क फिनोमेना है। ठीक है, ये बल्क फिनोमेना होता है, यानी हर जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, और जो एडजॉर्प्शन होता है, एडजॉर्प्शन बेसिकली एक सरफेस फिनोमेना होता है। तो एडजॉर्प्शन बेसिकली एक सरफेस फिनोमेना है। ठीक है, भाषा में, और इसका इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, मोर एट द सरफेस। ठीक है, और बल्क में क्या होगा, कम होगा। अब एग्जांपल है ना, अब्जॉर्प्शन का एग्जांपल क्या है, तो अब वाटर ऑन चॉक, वाटर ऑन चॉक आपका एग्जांपल होगा अब्जॉर्प्शन का। ठीक है, सिमिलरली एक आप एक रिएक्शन ध्यान देना, एक कंपाउंड होता है कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, यानी वाटर को अब्जॉर्ब करता है। जैसे मान लें कि अगर हम ऐड करें सिस्टम में CaCl2, तो CaCl2 में अगर हम वाटर ऐड किया जाएगा, तो ये CaCl2 में वाटर यूनिफॉर्मली अब्जॉर्ब होता है, वाटर यूनिफॉर्मली अब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो CaCl2 में वाटर क्या होगा, यूनिफॉर्मली क्या होता है, अब्जॉर्ब होता है। ठीक, तो इसमें देखो, इसका मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं कि अब CaCl2 का बहुत सारा पार्टिकल्स होगा ना, जैसे बहुत सारे पार्टिकल्स को मैं डिनोट कर रहा हूँ, तो वाटर हर पार्टिकल के पास जाएगा। ऐसा नहीं कि वार्टिकल एक दो पार्टिकल के पास जा रहा है। जो यहाँ पे टू दिखा हुआ है, तो वाटर हर पार्टिकल के पास इक्वली रीच कर रहा है। ठीक है, इसको रखा गया है अब्जॉर्प्शन में, क्योंकि हर पार्टिकल के पास यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में जा रहा है। सिमिलरली ध्यान रहा, अगर आपके पास वो कॉपर सल्फेट और इसमें आप वाटर अब डालते हो, तो ये 5 वाटर मॉलिक्यूल को ऐड करके क्या बनता है, CuSO4.5H2। यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी जो आपका वाटर पार्टिकल है हर कॉपर सल्फेट के पार्टिकल के पास रीच करता है। एवरी पार्टिकल ऑफ कॉपर सल्फेट के पास क्या होगा, वाटर पार्टिकल रीच करके इस तरह का कंपाउंड फॉर्म करेगा, या तो इस तरह का चीज फॉर्म करेगा। इन यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, आपका यूनिफॉर्म होगा, आपका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, ये ध्यान देना। तो चीज
2.2H2O, ठीक है। अब ध्यान देना इसके अलावा ये हो गया अब्जॉर्प्शन का, दो एग्जाम्पल हो गया आपके पास, ठीक है। आपको एग्जाम्पल ही से मैं बता रहा हूँ कि एक स्कूल के एग्जाम में अगर अब्जॉर्प्शन पूछेगा आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल जब भी आपसे पूछा जाएगा अब्जॉर्प्शन किसको होता है, उसको आप डिफाइन करोगे और एग्जाम्पल भी देना है आपको। आपके बोर्ड से एग्जाम में एग्जाम्पल के बिना मार्क्स कट जाएगा आपका, ठीक है। इसमें ध्यान दोगे आप लोग, ठीक है। यस। ठीक है, अब ध्यान देना जैसे हम, अब अगला पॉइंट है कि एडजॉर्प्शन का एग्जांपल क्या हो सकता है जी। तो एडजॉर्प्शन को पता चल चुका है कि एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना होता है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, एग्जांपल ध्यान देना इंक ऑन चॉक, इंक ऑन चॉक एग्जांपल होगा एडजॉर्प्शन का, ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, आपका एक सिलिका जेल होता है, एक सिलिका जेल होता है। सिलिका जेल में भी क्या होता है, वाटर आपका एडजॉर्ब होता है। H2O को अगर सिलिका जेल में डाल देंगे तो क्या होगा, उसमें वाटर क्या होता है, एडजॉर्ब होता है, ठीक है। एडजॉर्प्शन का में क्या होता है, इसका कोई फिक्स फार्मूला नहीं होगा क्योंकि हर पार्टिकल के पास वाटर का जो यहाँ पे जो वाटर एडजॉर्ब हो रहा है वो इक्वली रीच नहीं कर रहा है, तो उसका कोई फिक्स फार्मूला या फिक्स कंपोजिशन नहीं होगा। तो एडजॉर्प्शन में जो फॉर्म करता है उसका कोई नो फिक्स फॉर्म कंपोजिशन और फार्मूला, नो फिक्स्ड कंपोजिशन और फार्मूला, ठीक है। एक एग्जाम्पल भी होता है, आप ध्यान देना, आप जब भी कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट परचेज करते हो या कोई लेदर का ऑब्जेक्ट परचेज करते हो तो देखना उसमें पैकेट्स डाला होता है कुछ का, ठीक है। उसमें सिलिका जेल्स ये सब पैकेट डाला होता है, सिलिका जेल या कैल्शियम क्लोराइड का पैकेट डाला होता है। बेसिकली ये सब डाला इसलिए होता है ताकि अगर मॉइस्चर अगर पहुंचे तो मॉइस्चर उसमें एब्जॉर्ब या अब्जॉर्ब हो जाए ताकि आपके गुड्स को डैमेज ना हो पाए, ठीक है। ये ध्यान देना आप लोग। अब ध्यान देना कभी कभी क्या होता है ना कि आपका एब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों दोनों ऑकर करता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। आपका एब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों ऑकर करता है साइमल्टेनियसली, ठीक है। आपका एब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों ऑकर कर रहा है साइमल्टेनियसली, ठीक। तो ध्यान देना इसके लिए वर्ड यूज करते हैं सॉर्प्शन, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम लोग सॉर्प्शन, ठीक। तो इसके लिए वर्ड के, तो सॉर्प्शन वर्ड का मतलब क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होकर कर रहा है, ये ध्यान देना आप, ठीक है। अब हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा एब्जॉर्प्शन पे। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस क्या है, तो आप 3 पॉइंट बता देना, बस 3 पॉइंट क्या बताओगे कि एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना होता है और अब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमेना है और जो एब्जॉर्प्शन है वो सरफेस फिनोमेना होता है, ठीक है। अब्जॉर्प्शन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है और एब्जॉर्प्शन में डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल देना, थर्ड पॉइंट में आप एक एग्जांपल दे दोगे, ये 3 डिफरेंस हो जाएगा, आपको नंबर फुल एंड फुल मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान देना हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा अब एब्जॉर्प्शन, तो ध्यान देना एब्जॉर्प्शन में 2 कंपोनेंट होता है, जैसे एग्जांपल है ना इंक ऑन चॉक का हम बात करते हैं, इंक जो हो रहा है इंक एब्जॉर्ब हो रहा है और चॉक के ऊपर चॉक के ऊपर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस ऑकर कर रहा है, ठीक है। तो एक होता है एडजॉर्बेट, एक होता है एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट उसको बोलते हैं जो एडजॉर्ब हो रहा है, ठीक है। तो सब्सटेंस गेटिंग एडजॉर्ब को हम बोलते हैं हम लोग एडजॉर्बेट, ठीक है। और एक टर्म होता है एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट यानी जिसका एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा, जिसका एडजॉर्प्शन प्रोसेस होगा उसको बोलते हैं हम लोग एडजॉर्बेंट। जिस पे यानी मान लेते हैं कि चौक इंक जो है इंक चौक के ऊपर एडजॉर्ब हो रहा है, तो जिसके ऊपर एडजॉर्प्शन प्रोसेस टेक प्लेस कर रहा है ना, तो सब्सटेंस ऑन विच एडजॉर्प्शन प्रोसेस टेकिंग प्लेस उसको बोला गया है
एडजॉर्बेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो एडजॉर्ब हो रहा है, जो एडजॉर्ब हो रहा है उसको बोलते हैं एडजॉर्बेंट, और जिस पे एडजॉर्प्शन प्रोसेस ऑकर करेगा उसको बोला गया है एडजॉर्बेंट। ठीक है, ये ध्यान देना। अब अगला पॉइंट आता है कि आखिर एडजॉर्प्शन प्रोसेस ऑकर क्यों करता है, आखिर एडजॉर्प्शन प्रोसेस ऑकर क्यों करता है। ठीक है, तो ध्यान देना, आप लोग के टर्म में पता होना चाहिए वैन डर वाल्स फोर्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए वैन डर वाल्स फोर्स। तो ध्यान देना, आपका गैस पार्टिकल्स हो, ठीक है, गैस पार्टिकल हो या फिर लिक्विड्स पार्टिकल हो, उनमें एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैन डर वाल्स जो होता है वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करता रहता है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि आपके पास गैस पार्टिकल्स है, ठीक है, तो मैं ग्रीन कलर से मैं गैस पार्टिकल को मैं मार्क कर रहा हूँ। तो गैस पार्टिकल क्या होगा, गैसेस स्टेट में दूर दूर रहेगा आपस में। ठीक है, और इन पार्टिकल में एक अट्रैक्शन पुल है जिसको मैं बोल रहा हूँ वैन डर वाल। ठीक, समझाना, यहाँ पे एक सॉलिड सरफेस है, मान लेते हैं यहाँ पे एक सॉलिड सरफेस है। ये सरफेस क्या है, सॉलिड है, ये आपका सॉलिड सरफेस है। और आपको पता है कि सॉलिड सरफेस में क्या होता है कि पार्टिकल बहुत क्लोज रहता है। सॉलिड का पार्टिकल क्या होगा, बहुत क्लोज रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत क्लोज पार्टिकल्स है, तो अल्टीमेटली ध्यान देना, अगर आप ध्यान से सुनना, अगर आप बल्ब पे फोकस कर रहे हो, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आप एक गैस पार्टिकल पे फोकस करो, जो गैस पार्टिकल आपके इधर होगा, इस एरिया में होगा। ठीक है, इस एरिया में मैं बोल रहा हूँ, और अब एक पार्टिकल फोकस करना जो कि सरफेस के, जो सॉलिड सरफेस के पास में होगा। कुछ पार्टिकल गैस का सॉलिड के पास में होगा, कुछ पार्टिकल बल्क में होगा। ठीक है, यानी सॉलिड सरफेस से दूर अपने बल्क में, यानी अपने गैसेस मास के बीच में कहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ जो पार्टिकल होगा, जो बल्क में पार्टिकल होगा, उस पर क्या होगा, उस पर बाकी गैसेस पार्टिकल फोर्स लगाएगा कुछ, हर पार्टिकल क्या होगा, उसको अपनी तरफ पुल करना चाहेगा। देखोगे तो नेट पुल क्या होगा, तो नेट पुल देखना, तो जो जो गैस पार्टिकल गैसेस के बीच में है, उस पर नेट फोर्स क्या है, तो इसका फोर्स नेट क्या होगा, जीरो होगा। जैसे नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स इस पे, इसका नेट फोर्स जीरो होगा। लेकिन ध्यान देना, जो पार्टिकल सॉलिड सरफेस के पास में होगा, उस पे आपको पता है कि उस पे कहीं ना कहीं सॉलिड का जो पार्टिकल है वो भी एक अट्रैक्शन पुल लगाएगा। तो आपको दिख रहा है कि सॉलिड का पार्टिकल बहुत डेंसली पैक है, तो यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा पुल दिखेगा उसको। एक सेकेंड, तो अगर हम बात करते हैं पुल का, तो ध्यान देना, यहाँ उसको बहुत ज़्यादा पुल दिखने वाला है, क्योंकि यहाँ पार्टिकल बहुत डेंसली पैक्ड है, उसको पुल कर रहा है। और उसके राइट साइड में यानी गैसेस पार्टिकल पे ध्यान देना, तो गैसेस पार्टिकल के थ्रू जो पुल होगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि पार्टिकल काफ़ी कम है इसके राइट साइड में। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो पार्टिकल सरफेस के पास रीच करेगा उस पर एक नेट फोर्स इनवर्ड की तरह काम करता है, यानी इस पर एक नेट इनवर्ड पुल। ठीक है, एक नेट इनवर्ड फोर्स, नेट नॉन जीरो रहेगा और इनवर्ड रहेगा, यानी उसको सरफेस से चिपकाने की कोशिश करेगा, सरफेस से अटैच करने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो इसी को बोला गया है रेसिड्यूल फोर्स, इसी को बोला गया है रेसिड्यूल फोर्स। ठीक है, और यही यही जो रेसिड्यूल फोर्स है, ये आपके एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सरफेस पे यानी आपके एडजॉर्बेंट के सरफेस पे एक नेट रेसिड्यूल फोर्स जो होता है, जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, यानी जो पार्टिकल
सरफेस के पास पहुंचता है उस पर एक नेट रेसिडुअल फोर्स काम कर रहा होता है। ठीक, तो ध्यान देना, वही पूछा गया कि एडजॉर्प्शन का रेसिडुअल, एडजॉर्प्शन प्रोसेस का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है, यानी ये आखिर होता क्यों है। तो उसके लिए यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है कि रेसिडुअल फोर्स एट द सरफेस, यानी सरफेस पे जो रेसिडुअल फोर्स होगा वही एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैंने समझाने की कोशिश किया है कि सरफेस है, जो पार्टिकल गैस का बल्क में होगा उस पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा, और जो पार्टिकल सरफेस के पास पहुंच जाएगा उस पर एक नेट इनवर्ड पुल काम करेगा, नेट इनवर्ड पुल काम करता है। ठीक है, अब ध्यान रखना, तो ये हम लोग समझ आ चुका। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस ऑकर क्यों करता है, तो बोलोगे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेसिडुअल फोर्स एट द सरफेस। ठीक है, अगला पॉइंट ध्यान देना, आपका जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो अपने आप ऑकर कर रहा है, उसको हम लोग कोई हेल्प तो कर नहीं रहे हैं, वो अपने आप ऑकर करता है। ठीक है, तो आपका एडजस्टमेंट प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, और प्लस एडजस्टमेंट प्रोसेस से हीट बाहर निकलता है। क्या होता है, हीट बाहर निकलता है। तो एडजस्टमेंट प्रोसेस इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। अब ये आपसे पूछेगा, प्रूफ करने पूछेगा कि एडजॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक क्यों होगा। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, आपके स्कूल में पूछ सकता है कि इसको प्रूफ करो, इसको प्रूफ करो। ठीक है, तो ध्यान देना, आपको ये पता है कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होगा, डेल्टा जी क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव होगा। तो आपके एडजॉर्प्शन प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होगा तो डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और इसमें होता क्या है, एडजॉर्प्शन में पार्टिकल आगे क्या हो रहा है, सरफेस पे क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। तो जो गैसेस पार्टिकल पहले फ्री था, यानी पहले मोशन के लिए फ्री था, यानी मूव कर सकता था, वो अब क्या हो रहा है, आपके सरफेस पे आके अटैच होता जा रहा है। ठीक है, तो सरफेस से जो अटैच होगा उसका मूवमेंट क्या होगा, उसका मूवमेंट ब्लॉक हो जाएगा, यानी पार्टिकल अगर सरफेस पे अटैच हो गया तो क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो पार्टिकल पर अटैच हो तो क्या होगा, उसका एंट्रोपी क्या होगा, एंट्रोपी घट जाएगा, यानी फ्रीडम क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस का जो डेल्टा एस है, यानी एंट्रोपी का चेंज होगा, क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आप लोग ये समझ में आ चुका है, चूंकि एडजॉर्प्शन प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो डेल्टा जी प्रोसेस का क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डेल जी आपका नेगेटिव है और डेल्टा एस भी क्या है, नेगेटिव है। आप लोग समझ में आ चुके। आप लोग एक रिलेशन पढ़े होगा थर्मोडायनेमिक्स में, थर्मो आप लोग क्या पढ़े हो, तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, अब ध्यान देना, क्योंकि आपका इसमें डेल्टा जी नेगेटिव है, डेल्टा जी नेगेटिव है, और डेल्टा एस भी क्या है, डेल्टा एस भी चलो यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, तो डेल्टा जी नेगेटिव हुआ, डेल्टा एस भी नेगेटिव है। ठीक है, तो दोनों का दोनों क्या है, आपका नेगेटिव है। ठीक, तो अगर, और आपको पता है कि टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर की पॉजिटिव क्वांटिटी है, टेम्परेचर की पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड टेम्परेचर, तो डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, डेल्टा एस अगर नेगेटिव है, टी पॉजिटिव है, तो टी और डेल्टा एस मिलकर नेगेटिव क्वांटिटी बनेगा, और यहाँ माइनस साइन लगा हो तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान देना, यानी ओवरऑल क्या है, एक पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया, एक पूरा टर्म पॉजिटिव हो गया। और डेल्टा एच क्या हमको नहीं पता है, बट डेल्टा जी नेगेटिव है। तो डेल्टा जी का नेगेटिव नेगेटिव होना है तो डेल्टा एच का नेगेटिव होना मस्ट होगा तब, क्योंकि माइनस टी डेल्टा एच एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन चुका है। तो अगर डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एच का टर्म अगर नेगेटिव होना है तो डेल्टा एच का नेगेटिव होना मस्ट होगा। ठीक है, तो हेंस डेल्टा एच मस्ट भी नेगेटिव। इसलिए हम लोग बोला गया है कि आपका जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है वो होता है एक्सोथर्मिक, होता है एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो ये आपका एक प्रूफ रहा
ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो एक या 2 मार्क्स का प्रूफ पूछता है कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस थर्मिक कैसे होगा, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस थर्मिक होता है, इसको प्रूफ करना होगा तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हो, ठीक है। वो जो ध्यान दोगे, अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, ठीक है। तो एडजॉर्प्शन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन और एक होता है केमिकल एडजॉर्प्शन, ठीक है। फिजिकल एडजॉर्प्शन को शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग फिजिजॉर्प्शन, ठीक है। और केमिकल एडजॉर्प्शन को शॉर्ट में बोला जाता है केमिजॉर्प्शन, ठीक। तो सबसे पहले मूव करते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन किसको बोलते हैं। तो ध्यान देना, जो फिजिकल एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता है उसमें होता क्या है कि आपका सरफेस यानी जो एडजॉर्बेंट का सरफेस है, और आपके पास क्या होता है, आपके पास गैसेस पार्टिकल है ABC, ठीक है। आपके पास गैसेस पार्टिकल है ABC, यानी आपके पास गैसेस पार्टिकल में गैस टाइप ए होगा, गैस बी टाइप का गैस होता है, सी टाइप का गैस होता है, मतलब डिफरेंट टाइप के गैसेस मौजूद है, ठीक है। तो होता क्या है कि फिजिकल एडॉप्शन का जो रेसिडुअल फोर्स है, यानी जो रेसिडुअल यानी जो फोर्स इसमें ऑपरेट करता है वो होता है वैन डर वाल। क्या होता है? वैन डर वाल। तो फिजिकल एडॉप्शन का जो रेसिडुअल फोर्स होता है वैन डर वाल। आपको पता है कि वैन डर वाल फोर्स वीक इंटरेक्शन होता है, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि जब ये फोर्स ऑपरेट करेगा तो आपके सरफेस पे यानी आपके एब्जॉर्बेंट के सरफेस पे जो ए बी सी गैस का पार्टिकल, तीनों गैस का पार्टिकल अपने हिसाब से अटैच हो जाएगा। ए का गैस का पार्टिकल, बी गैस का पार्टिकल, सी गैस का पार्टिकल है, ये अपने हिसाब से अटैच हो गया, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, आपका जो फिजिकल एडॉप्शन होता है वो होता है नॉन स्पेसिफिक है। ऐसा इसमें ऐसा नहीं होगा कि बस ए अटैच होगा। अगर आपके पास ए बी सी है तो तीनों का कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन क्या होगा, आपके सर्फेस पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका नॉन स्पेसिफिक। क्या होता है? नॉन स्पेसिफिक, ठीक। अब बताओ ना, जब आपका पहला लेयर अटैच हो जाएगा आपके सरफेस पे, जब फर्स्ट लेयर अटैच हो जाएगा तो ये आपका फर्स्ट लेयर है। तो कहीं ना कहीं फर्स्ट लेयर कुछ अपना फोर्स लगाएगा सेकंड लेयर पे, तो यहाँ पे सेकंड लेयर का एक सेकंड लेयर बनेगा। हाँ, बट सेकंड लेयर में पार्टिकल का नंबर क्या होगा, सेकंड लेयर में पार्टिकल का नंबर कुछ कुछ कम होगा। सिमिलरली क्या होगा, थर्ड लेयर बनेगा, थर्ड लेयर फोर्थ लेयर को अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे करके यहाँ पे मल्टी लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो फिजिकल एडॉप्शन में आपका मल्टी लेयर का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। हाँ, सब्सिक्वेंट जो लेयर बन रहा है उसमें पार्टिकल का नंबर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, ठीक है। अगर ना, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस पूरे में एक अट्रैक्शन प्रोसेस ऑकर कर रहा है। और आपको पता है कि अट्रैक्शन प्रोसेस यानी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस थर्मिक होता है, यानी यहाँ पे एक एनर्जी रिलीज होगा। तो चूंकि यहाँ पे इंट्रैक्शन वीक है, यहाँ पे इंट्रैक्शन वीक इंट्रैक्शन है, तो एनर्जी जो इवॉल्व करता है, तो एनर्जी इवॉल्व करेगा वो क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। एनर्जी लेस होगा। और एनर्जी का जो वैल्यू है वो 20 किलो जूल से 40 किलो जूल के रेंज में होता है, ठीक है। तो वीक इंट्रैक्शन एनर्जी इवॉल्व क्या होगा, लेस होगा, और उसका जो वैल्यू है वो 20 से 40 किलो जूल के रेंज में होगा। नहीं ध्यान ना, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर, डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। तो ध्यान देना, क्योंकि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, पार्टिकल अटैच हो रहा है, पार्टिकल यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है आपके सरफेस पे, ठीक। तो यहाँ पे एक वीक इंट्रैक्शन काम कर रहा है। अगर मान लेते हैं हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और पार्टिकल फिर क्या होगा, पार्टिकल फिर से यहाँ पे अपना इस इंट्रैक्शन फोर्स से ब्रेक करके दूर चला जाएगा। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या होगा, उसको एनर्जी मिलेगा तो पार्टिकल फिर से दूर भागना चाहेगा, ठीक है। यानी आपका जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है, आपका जो एब्जॉर्प्शन जो हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो ये यहाँ समझाया हुआ है कि आपका जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है। तो टेम्परेचर से क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा, ठीक। तो आपका जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है, अगर उसका ग्राफ बना दे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टेम्परेचर में क्या होगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, आपका जो एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो डिक्रीज करेगा, वो
डिक्रीज करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब ध्यान देना, अगला पॉइंट है डिपेंडेंस ऑन प्रेशर, यानी प्रेशर पर कैसे डिपेंड करता है। तो ध्यान दोगे, जैसे सब प्रेशर बढ़ाओगे तो क्या होगा, यहाँ जो पार्टिकल्स हैं, जो यहाँ पे आपको बल्क में दिख रहा है, ये पार्टिकल जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये सब पार्टिकल्स, ठीक है, यहाँ जो पार्टिकल्स दिख रहा है आपको, ये पार्टिकल्स प्रेशर बढ़ाओ तो क्या हो, और ज़्यादा पास की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और ज़्यादा पास आएगा। तो कहीं नहीं कि प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, पार्टिकल और ज़्यादा सरफेस के पास आएगा, तो आपका जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो क्या होगा, इंक्रीज करता है। क्या होता है, इंक्रीज करता है। तो अगर हम प्रेशर का ग्राफ बना दें तो ध्यान देना, तो डिपेंडेंस ऑन प्रेशर में ध्यान दोगे, बोला गया है कि चूंकि मल्टी लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो आपका एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या होता है, इंक्रीज करता है। बट हाँ, जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो डिक्रीज करेगा। मतलब ग्राफ का जो ओपननेस है वो नीचे तरफ रहेगा। मतलब ग्राफ क्या होगा, रैपिडली इंक्रीज नहीं करेगा। मतलब ग्राफ ऐसा नहीं होगा, आप ऐसे या फिर ऐसे मत कर देना, ये गलत होगा। आपका प्रेशर बढ़ने से आपका एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन जो रेट ऑफ इंक्रीज है वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ग्राफ ऐसा रहेगा। तो प्रेशर के साथ साथ ग्राफ ऐसा रहेगा। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, बढ़ता है, बट बढ़ने का जो रेट है वो टाइम के साथ क्या होगा, वो डिक्रीज करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका प्रेशर पर डिपेंडेंस। अब ध्यान देना, कहीं ना कहीं आपका जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो इंट्रैक्शन फोर्स अमॉन्ग द एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। इसका मतलब समझो, आप ध्यान से सुनो। यहाँ पे एब्जॉर्ब्ड पार्टिकल का मतलब क्या क्या हो रहा है, जो गैसेस पार्टिकल है सरफेस पे, उसको जो अटैच हो रहा है उसको मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं, ध्यान दे, यहाँ पे ए बी सी गैसेस पार्टिकल है, ये गैसेस पार्टिकल आपका है। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं एब्जॉर्बेंट। अगर मान लेते हैं कि पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, तो क्या होता है, पार्टिकल के बीच में जितना इंटरेक्शन फोर्स ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा, पास आना चाहता है, इतना ही क्या होगा, पास आना चाहता है। तो जब पार्टिकल सरफेस पे अटैच होगा तो उसका डिस्टेंस क्या होगा, पास आ जाएगा। ठीक है, अगर पार्टिकल सरफेस पे अटैच होता तो क्या होगा, उसके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या हो रहा है, पास हो जा रहा है। क्या हो रहा है, पास हो जा रहा है। ठीक है, तो जो पार्टिकल जितना इजीली पास आना चाहता है वो उतना ही इजीली क्या होगा, सरफेस पे अटैच होगा। जो पार्टिकल आपस में जितना पास आना चाहता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए वाटर का वेपर ले लें, तो वाटर का वेपर, ठीक है, और मान लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस है। इन दोनों पता है आपको कि वाटर के वेपर में आपस में इंटरेक्शन फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन फोर्स होता है। तो अगर इन दोनों गैस को हम देखें तो बोलेंगे कौन ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगा, यानी किसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा इजी होगा। तो देखो, वाटर का मॉलिक्यूल में अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है तो वाटर का मॉलिक्यूल जल्दी से पास आना चाहेगा आपस में। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस में ऐसा कोई इंटरेक्शन नहीं है, उसके पास पास आने के लिए कोई कंपल्सन नहीं है। ठीक है, तो वाटर वेपर क्या होता है, वाटर वेपर अगर बोलेंगे सरफेस पे, तो वाटर वेपर जल्दी एब्जॉर्ब होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन गैस। तो वही बोला गया है, क्योंकि सरफेस पे आने से क्या होता है, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है। दिख रहा है कि गैसेस पार्टिकल यहाँ पे दूर दूर है और यहाँ पे क्या पास पास सरफेस पे है। तो सरफेस पे जो अटैच होगा पार्टिकल, उसका डिस्टेंस क्या होगा, पास होगा। तो इंट्रैक्शन रोल यहाँ, इंट्रैक्शन फोर्स जो होता है यहाँ पे एक रोल प्ले करता है। जिसका इंट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा वो उतना ही इजिली एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो यहाँ समझाया गया है कि कहीं ना कहीं आपका जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो आपके इंट्रैक्शन फोर्स अमॉन्ग द एब्जॉर्बड पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो कहीं ना कहीं आपके बॉइलिंग पॉइंट के प्रोपोर्शन होता है, आपके क्रिटिकल टेम्परेचर के प्रोपोर्शन होता है, और आपके मास के प्रोपोर्शन होता है।
तो इंटरेक्शन फोर्स जो है आपके बॉइलिंग पॉइंट, क्रिटिकल टेम्परेचर और मास के प्रोपोर्शन होता है। तो जिस जिस पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, उसका इंटरेक्शन फोर्स हाई होगा। इसका मतलब उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, आसान होगा। उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा, आसान होगा। ठीक है, ये ध्यान दोगे आप लोग। तो ये रहेगा ऑल अबाउट फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, चलो ध्यान देना। नेक्स्ट हम मूव करते हैं केमिकल एब्जॉर्प्शन पे। ठीक है, ध्यान देना। आप लोग देखोगे जनरली आप रिएक्शन में देखना, जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट कौन होता है, तो आपका जो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है, ठीक है, उसी को हम जनरली कैटलिस्ट में यूज करते हैं। जैसे मान ले आप लोग देखे होगे, जैसे हाइड्रोजनेशन प्रोसेस आप लोग बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट क्या होता था, H2 के साथ क्या होता था, Pd होता था, या फिर Pd होता था, या फिर निकल होता था। ठीक है, तो ये Pd Pt या निकल जो है, ये कहाँ का एलिमेंट है, तो ये सारा डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है। ठीक है, डी ब्लॉक, जिसको हम ज़्यादा बेटर बोल सकते हैं, ये सब बेसिकली क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो जनरली जो कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट एक ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। ठीक है, तो हम लोग जब हम इसमें हाइड्रोजन डालते हैं तो ये क्या करता है, जो ये जो कैटलिस्ट का जो सरफेस है ना, ये जो कैटलिस्ट का जो सरफेस है, ये इसको भी एब्जॉर्ब करेगा। यानी ये हो गया आपका पीटी का सरफेस मान लेते हैं। ठीक है, इसमें कैटलिस्ट कैसे काम करता है, तो इसमें इसको भी अपने पास बुलाएगा और हाइड्रोजन को बुलाएगा, और दोनों को यहाँ पे आके क्या करेगा, दोनों का रिएक्शन को फैसिलिटेट करता है। ठीक है, अपने सरफेस पे फैसिलिटेट करेगा, यानी उसको आसान करेगा। अब ध्यान देना, तो इसमें आखिर ये कैसे करता है, तो ध्यान देना। तो बोला गया है कि जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है, सरफेस के ऊपर वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। जनरली आप मेटल सरफेस अगर चूज करते हो, तो वहाँ पे वैकेंट डी सबसे ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, तो होता क्या है कि सरफेस पे एक वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है, और बोला क्या गया है कि आपका जो पार्टिकल्स है, यानी जो गैसेस पार्टिकल है, यानी जिसका एब्जॉर्प्शन होने वाला है, वो जाके क्या करेगा, वो जाके बॉन्ड बनाएगा। यानी सरफेस पे ऑर्बिटल वैकेंट पड़ा हुआ है, तो उस वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होता है, पार्टिकल जाके बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर पार्टिकल जाके बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो यहाँ पे जो रेसिडुअल फोर्स होता है, वो होता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन। क्या होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी केमिकल एब्जॉर्प्शन में आपका एक्चुअल में बॉन्ड फॉर्म करता है, यानी सरफेस और पार्टिकल के बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म करता है। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर मान लेते हैं कि मेरा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ए का ज़्यादा है देन बी, और सी सबसे कम है, तो यहाँ पे अगर सरफेस को बॉन्ड बनाना है, तो सरफेस का टेंडेंसी क्या होता है कि जो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड उसको बनाएंगे। तो अगर उसके पास ऑप्शन मिलेगा कि ए बी सी में किससे वो बॉन्ड बनाना प्रीफर करेगा, तो एक ए के साथ बॉन्ड बनाना प्रीफर करेगा एज कम्पेयर टू बी एंड सी। तो होता क्या है कि अगर हम ए बी सी तीन पार्टिकल चूज कर भी रहे हैं, तब भी पार्टिकल किसको अटैच करना चाहेगा, तो ए को अटैच करना चाहेगा। ठीक है, पार्टिकल ए को अटैच करना चाहेगा, तो बी सी का ऑप्शन नहीं होगा। जिसका बॉन्ड वीक फॉर्मेशन होगा, जो वीक बॉन्ड फॉर्म करेगा उसको जॉब नहीं करेगा, और जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म कर रहा है उसको जॉब कर लेगा। ठीक, तो पहला की कॉन्सेप्ट है आपके पास। जो केमिकल जो ऑप्शन होता है, वो होता है आपका स्पेसिफिक नेचर का। ठीक है, तो यही यहाँ पे पॉइंट है पहला, कि केमिकल जो ऑप्शन होता है स्पेसिफिक नेचर का। स्पेसिफिक मतलब जो कंपोनेंट का बाइंडिंग सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, वही सरफेस पे बाइंड करेगा। तो विच कंपोनेंट हैव द स्ट्रॉन्गेस्ट बाइंडिंग फोर्स विच सरफेस इज अब्जॉर्ब, तो जिसका स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा उसी को आपको बाइंड करना है, पहला। सेकेंड ध्यान देना, चूंकि इसमें रेसिडुअल फोर्स बॉन्ड फॉर्मेशन है, तो मान लेते हैं कि जब पहला लेयर फॉर्म करेगा, तो फर्स्ट लेयर फॉर्मेशन में
सारा वैकेंट ऑर्बिटल यूज हो जाएगा, आपका जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो सारा यूज हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगला लेयर बनेगा ही नहीं। नेक्स्ट लेयर कभी भी जब तक ऑर्बिटल खाली नहीं रहेगा आपका नया लेयर बनेगा कैसे? इसमें होता है मोनोलेयर का फॉर्मेशन, इसमें होता है चलो मोनोलेयर का फॉर्मेशन। ठीक है, तो एज आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द फर्स्ट लेयर ऑल द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट क्या होता है, कंज्यूम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा चेंज कर लेना, यहाँ पे हो जाएगा ऑल द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द surface is consumed। तो वैकेंट ऑर्बिटल जब कंज्यूम हो जाएगा तो नेक्स्ट लेयर कहीं बन ही नहीं पाएगा, तो आपका मोनोलेयर फॉर्म करेगा, आपका मोनोलेयर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब ध्यान ना, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो केमिकल बॉन्ड बेसिकली स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स होता है। तो अगर केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन फोर्स है तो यहाँ पे जो एनर्जी इवॉल्व होता है उसका वैल्यू फिजिकल एडॉप्शन से ज़्यादा होगा। ठीक है, फिजिकल एडॉप्शन से क्या होता है, एनर्जी ज़्यादा निकलेगा, और एनर्जी का जो वैल्यू है वो 80 किलो जूल से लेके 240 किलो जूल तक वेरी करता है। ठीक है, अगला ध्यान देना, प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, डिपेंडेंस ऑफ द प्रेशर। तो ध्यान देना, अगर तुम प्रेशर पहले बढ़ाते हो तो आपका जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है वो आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना कब तक इंक्रीज करेगा, तो ध्यान देना वंस सरफेस में आपका सारा पार्टिकल अगर अटैच हो जाए, मान लेते हैं तो सारा पार्टिकल अगर अटैच हो जाए तो उसके बाद तो पार्टिकल के लिए जगह नहीं बचा। तो अब अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो अब पार्टिकल क्या होगा, अब पार्टिकल अटैच नहीं होगा। ठीक है, तो पहले अब प्रेशर बढ़ाओ तो क्या होगा, आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज करेगा, देन बिकम कांस्टेंट। ठीक है, तो आपका जो केमिकल एब्जॉर्प्शन है आपके प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, पहले इंक्रीज करेगा, फर्स्ट इंक्रीज करेगा और देन कांस्टेंट। ठीक है, फर्स्ट इंक्रीज करेगा और देन कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये रहेगा प्रेशर पर डिपेंडेंस। अगला पॉइंट है कि केमिकल एब्जॉर्प्शन में टेम्परेचर का रोल क्या होता है, तो डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। तो ना आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपको एक मिनिमम एनर्जी का नीड होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो वी नीड सब एनर्जी टू फॉर्म बॉन्ड, क्योंकि बॉन्ड जब बनता है तो दो पार्टिकल जब बॉन्ड बनाएगा तो उसमें कॉलिजन होना पड़ेगा। ठीक है, और दो कॉलिजन होगा तभी बॉन्ड बनेगा, और कॉलिजन में जो होगा उसमें एक सफिशिएंट एनर्जी होना चाहिए तभी बॉन्ड बनता है। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है कि जब भी कोई बॉन्ड बनता है तो उसके लिए आपको एक मिनिमम एनर्जी चाहिए होता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो आपको प्रोवाइड कौन करेगा, तो टेम्परेचर के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है, तो विच इज प्रोवाइडेड बाय द टेम्परेचर। ठीक है, तो एक्चुअली होता क्या है कि केमिकल एब्जॉर्प्शन में आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, तो पहले आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कहीं ना कहीं आप जो एक्टिवेशन एनर्जी है, यहाँ जो एक्टिवेशन एनर्जी का जिसको मैं बात कर रहा था इसको आप प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एट फर्स्ट अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो केमिकल एब्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंट है इंक्रीज करता है, क्यों, क्योंकि आप उसको एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो, आप उसको एक्टिवेशन एनर्जी को प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो पहले आपका अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो फर्स्ट आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, इंक्रीज करता है, क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, अब ध्यान देना, तो फर्स्ट टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, केमिकल एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। लेकिन ध्यान देना, अगर मान लेते हैं बॉन्ड बन गया, अगर मान लेते हैं सरफेस में पार्टिकल अटैच होकर बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और फर्दर तुम टेम्परेचर बढ़ा दिए, फर्दर तुम टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा,
तो अगर पार्टिकल अटैच होने के बाद भी तुम टेम्परेचर बढ़ाते चले गए तो क्या होगा, जो बॉन्ड बना हुआ है वो टूट जाएगा, वो टूट जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आप ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, आपका बॉन्ड ब्रेकिंग ऑकर करना स्टार्ट करेगा और आपका जो केमिकल एब्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंट होता है, एक्सटेंट ऑफ केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, आपका डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा, आपका डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। तो इसको ग्राफिकली आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो इसका ग्राफ ऐसा होगा कि केमिकल एब्जॉर्प्शन अगर वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं और टेम्परेचर अगर एक्स एक्सिस पे है, तो पहले क्या होता है, फर्स्ट आपका ये इंक्रीज करेगा, फिर क्या होगा, फिर ये डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट इंक्रीज करेगा और फिर डिक्रीज करेगा, फिर डिक्रीज करेगा। तो टी बढ़ाने से क्या होगा, पहले आपका केमिकल एब्जॉर्प्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा और फिर क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ठीक है, तो ध्यान देना। ठीक है, तो केमिकल एब्जॉर्प्शन का टेम्परेचर पे आपको ग्राफ समझ में आ गया कि पहले आपको इंक्रीज करना है और टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा दोगे आप तो क्या होगा, डिक्रीज करना स्टार्ट कर जाएगा। ये ध्यान देना, जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, तो केमिकल जो 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 एब्जॉर्प्शन होता है वो कहीं ना कहीं एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग पर डिपेंड करता है। जितना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग फॉर्म करेगा उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, उतना ही क्या होता है, ये ज़्यादा होगा। ठीक, अब ध्यान देना, जनरली केमिस्ट्री में क्या होता है, जनरली केमिस्ट्री में क्या होगा कि आपका जो पहला लेयर है, फर्स्ट लेयर में अगर पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल केमिकली एब्जॉर्ब होता है, यानी फर्स्ट लेयर जो बनता है उसमें पार्टिकल बॉन्ड बना के एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, अब ध्यान देना, तो ऐसा थोड़ी है कि जो सेकंड लेयर हो वो नहीं बन सकता है, जो पार्टिकल अटैच हुआ है उसका लेयर दूसरे लेयर को अट्रैक्ट करेगा। तो इसके बाद मान लेते हैं कि बी पार्टिकल है, ए पार्टिकल जो भी है, तो उसके बाद भी लेयर फॉर्म कर सकता है, बट सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर जो भी बनेगा वो फिजिकली एब्जॉर्ब होगा, यानी वहाँ वहाँ पे फिजिकल एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, जनरली इन द केमिस्ट्री फर्स्ट लेयर यू फॉर्म ड्यू टू chemical absorption and then new layer added on the first layer due to physical absorption। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग।